वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। मैं डॉक्टर राजकुमार आज इस कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में ई कॉन्फ्रेंस का आज 9वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज इस कार्यक्रम के जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, उनका हमेशा संस्कृत शौर्यम पे योगदान रहता है। आप डॉक्टर कैलाश चंद्र मीणा, सहायक आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, शिक्षा संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से आप हैं। आपके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उसमें से एक पुस्तक आपका संस्कृत शौर्यम प्रकाशन से प्रकाशित है वाराणसी से। हम उस पुस्तक को देखे हैं, आपकी जो लेखनी चली है, अद्भुत शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पुस्तक हमने प्रूफरीडिंग करते समय देखा था, प्रकाशित करते समय, तो उस पुस्तक में हमने सराहना भी किया। आपकी पुस्तक एक हमारे प्रकाशन से प्रकाशित है, अद्भुत पुस्तक है। इसके साथ साथ जो शोध पत्र प्रकाशित हैं, 30 शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं, उसमें से 5 शोध पत्र स्वयं हमारे शौर्यम पत्रिका, ज्ञान शौर्यम पत्रिका जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, इसमें प्रकाशित हैं। तो आपके शोध पत्र का भी हमने गुणवत्ता देखा है और सराहनीय है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसमें आपका 50 लगभग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप इत्यादि लेकर के आपके पुरस्कार की बात करें तो आपका जो अच्छा सोसाइटी राजस्थान से आपको 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आपके कार्यों को देख करके आपकी अच्छा सोसाइटी द्वारा आपको 2 पुरस्कार मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। और संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान जो हर राज्य से एक संयोजक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बाद मेंबर का जो गठन कर रहा है, उसमें आप राजस्थान के पद से, राजस्थान की तरफ से आप संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के आप अध्यक्ष भी हैं, इसलिए आपका अधिक दायित्व बनता है संस्कृत शौर्यम के प्रति। और इसलिए मैं संयोजक के रूप में फिर पूरा विशिष्ट वक्ता के रूप में आपका संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में आपका हार्दिक स्वागतम, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरु जी, उनकी तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के सभी सदस्यों की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के जो श्रोता हैं, श्रोता का भी मैं संस्कृत शौर्यम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यदि श्रोता नहीं होंगे तो कोई कार्यक्रम नहीं अच्छे से हो सकता है। इसलिए मैं श्रोता लोगों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ एवं अपने गुरुजनों का भी यहाँ पे चरण स्पर्श करता हूँ। आज का जो विषय है वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बहुत सर का विषय बहुत स्पष्ट है। योग की वर्तमान प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में। आज योग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ख्याति प्राप्त किया है, तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में योग की क्या भूमिका होगी, वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता होगी, उसका कैसा भविष्य होगा। आइए हम लोग आज के विशिष्ट वक्ता के श्री मुख से सुनते हैं। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः सभाय। आज का विषय है योग की वर्तमान प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के संयोजक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष
प्रोफेसर नीला तिवारी जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। और जो श्रोतागण हैं, मेरे गुरुजी भी हैं और जो भी गणमान्य हैं, सभी जो प्रतिभागी हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। योग की वर्तमान प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। तो इसमें जो है भारतीय चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा, बोध परंपरा, इन तीनों की त्रिवेणी का समन्वित प्रवाह इसमें माना गया है और राष्ट्रीय विकास, युवा पीढ़ी के समग्र विकास को इसमें महत्व दिया गया है। शिक्षा के साथ सर्वजन हिताय का भाव सर्वत्र समाविष्ट इसमें किया गया है और ये शिक्षा नीति लचीली शिक्षा व्यवस्था का भी प्रावधान करती है। यह शिक्षा नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए आकांक्षात्मक जो लक्ष्य हैं उसका प्रस्ताव भी ये रखती है और यह 21वीं सदी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। आगे हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि योग, तो योग क्या नहीं है, योग क्या है, उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि योग के बारे में जो धारणा है वो बना रखते हैं पूर्वाग्रह। तो योग क्या नहीं है, तो कुछ लोग श्वास प्रश्वास को बहुत देर तक रोकने को योग कहते हैं। यदि ऐसा होता तो तैराक और नाविक सभी योगी बन जाते। कुछ लोग शरीर को विभिन्न प्रकार से तोड़ने मरोड़ने को योग कहते हैं। यदि ऐसा होता तो सभी जिम्नास्टिक हैं वो योगी बन जाते। कुछ लोग जो आंख बंद करके बैठने को योग कहते हैं, यदि ऐसा होता तो सभी योगी बन जाते और सबसे आसान तरीका रहता। कुछ लोग आसन, प्राणायाम तथा शारीरिक व्यायाम को योग कहते हैं। यदि ऐसा होता तो सभी अमेरिकावासी योगी बन जाते। तो आखिर योग क्या है? तो इसको आत्मा और परमात्मा से मिलन को योग माना है। अंश का अंशी से मिलन, यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा गया है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, यानी सब मेरे ही अंश हैं। फिर जो है योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में लीन होने के योग कहा गया है। तो यहाँ चित्त, वृत्ति और निरोध 3 शब्द आए हैं। तो चित्त चेतन, अवचेतन, अचेतन, इन तीनों का जो समाहित रूप होकर जो वृत्ति हैं, जो वृत्ति को माने तो हमारी जो चंचल वृत्तियां हैं जो गोलाकार रूप में रहती हैं, जो हमारे चित्त को प्रभावित करती हैं, उनको रोकना है। तो यहाँ रोकने का मतलब ऐसा जो बुरी जो वृत्तियां हैं उनको रोकना है, सद्वृत्तियों को तो हमें स्थानांतरित करना है। इसलिए यहाँ केवल चित्त वृत्ति निरोध आया है, सर्ववृत्ति निरोध नहीं आया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए जो अच्छी वृत्तियां हैं उसको हस्तांतरित करना है, रोकना नहीं है। यदि उनको रोक देंगे तो योग के स्थान पर रोग हो जाएगा। योग को कर्मसु कौशलम माना है और गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि समत्वम योगोच्यते, यानी जो है इस गीता में योग के 3 अर्थ बताए गए हैं, समता, सामर्थ्य और समाधि। और सभी जो योग हैं वो ईश्वर से मिलने के मार्ग से ही जोड़ते हैं। योग के बारे में कहा गया है कि योगेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। योग की जो संपूर्णता है वो अष्टांग योग में मानी गई है, जो चित्त वृत्ति रोकने का जो कार्य करते हैं। जैसे अष्टांग योग का जो ध्यान योग है, 7वां बिंदु है, तो उस ध्यान योग के साथ जाप करने से हमारे चित्त की जो सभी वृत्तियां जो जागृत होती हैं, सभी चक्र जागृत होती हैं। और यदि
ध्यान अष्टांग योग के साथ राम नाम का जाप करने से हमारा हृदय चक्र जागृत होता है, और उसी प्रकार जो ध्यान अष्टांग योग के साथ कृष्ण का जाप करने से हमारा जो नाभि चक्र जागृत होता है, और इसी तरह ध्यान अष्टांग योग के साथ हम सोहम सोहम का जाप करें तो हमारा हृदय चक्र और नाभि चक्र दोनों ही जागृत होते हैं। उसी प्रकार मणिपूरक चक्र की बात करते हैं, तो मणिपूरक चक्र में जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो उससे जो हमारा मणिपूरक चक्र जो एक बादाम के आकार का होता है और सूर्य नमस्कार के साथ वो हथेली के बराबर फैल जाता है, जिससे हमारा सिक्स सेंस विकसित होता है और जिससे हमारे सभी कार्य में सृजनात्मक जो कौशल है उसकी अभिव्यक्ति होती है। और जो आदित्य हृदय स्त्रोत की बात करते हैं, जो सूर्य नमस्कार वहीं से जुड़ा है, तो श्री रामचंद्र जी ने जब रावण से युद्ध करने की तैयारी करी थी तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया था। और नासा में अमेरिका वालों ने भी माना है कि जो सूर्य की ध्वनि है उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो इसका जो सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व हमारे यहाँ माना जाता है। इसी प्रकार हम इस्लाम धर्म में बात करें तो इस्लाम में जो नमाज और आसन और ध्यान किया जाता है और उसके आधार पर जो प्रार्थना की जाती है, तो उसमें भी इसका बहुत महत्व है योग का। कबीर दास जी ने भी पूरा साहित्य योग पर आधारित माना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, नहीं कुछ ज्ञान ध्यान सिद्धि जोग ताथे उपजे नाना रोग। यानी उन्होंने पूरा योग को आधार मानते हुए साहित्य की रचना की है। और योग का फल, यानी सबसे पहले माने तो योग का सबसे पहला फल होगा कि योग करने वाले का जो शरीर है वो हल्का हो जाता है, निरोग हो जाता है और विषयों की तलाश मिट जाती है, उसकी कांति बढ़ जाती है और मधुर स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से सुगंध आती है और मलमूत्र अल्प हो जाते हैं, यानी वो सब चीज पे कंट्रोल करना सीख जाता है। अब हम बात करें हमारे विषय के अनुसार कि वर्तमान में योग की प्रासंगिकता क्यों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि गुस्सा और आत्महत्या जो बढ़ने के कारण है वो बदलती जलवायु एवं अनियंत्रित जीवन शैली इसका कारण माना गया था। तो इसके समाधान भी उसमें बताया गया था कि इस जो आत्महत्या और गुस्सा आ रहा है तो उसका समाधान का एक ही जो उपाय बताया कि योग को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता है। दूसरी, शून्य की तरह योग को भी भारत की सबसे बड़ी देन विश्व भर में मानी जा रही है। शून्य के आधार पर जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान स्थापित हुआ, उसी तरह आधुनिक जीवन का आधार भी योग बनता जा रहा है। आज विश्व पटल पर बढ़ता योग भारत की सांस्कृतिक विजय हमें दिखाई दे रही है। योग के बढ़ते प्रसार ने विश्व को भारत के और भारत को विश्व के काफी निकट ला दिया है और दुनिया के सबसे ज्यादा देशों द्वारा को स्पॉन्सर यानी सह प्रायोजक हम सबसे कम समय में योग प्रस्ताव की जो स्वीकृति का जो कारण बना, इससे भी इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है और जन जन को निरोग और आयुष्मान भारत के सपने को पूर्ण साकार करने के कारण भी जो वर्तमान सरकार इसको बहुत तेजी से अमली जामा पहना रही है, उसकी वजह से भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। सामाजिक विकृतियां, आत्महत्याएं, हिंसा तथा तनाव, ये सब निकलकर योग ही इनसे सबसे जभी निकला जा सकता है जब योग के द्वारा यूनिवर्सल पावर जब आएगी, तभी ये आत्महत्याएं, तरह तरह के तनाव, उनसे निकला जा सकता है। यदि आसनों और प्राणायामों की बात करें तो आसन करने से, योग के तरह तरह के जो आसन हैं उनको करने से हम जिम की तरह एक मजबूत हमारा शरीर प्रकट होता है। और प्राणायाम की बात करें तो जो फेफड़े और इम्यूनिटी जो है उससे बढ़ती है प्राणायाम करने से। और जो प्राण जो पोजीशन जो विशेषकर कोरोना काल में हमने अपनाई थी, डॉक्टरों ने इसकी जो सलाह दी थी, उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाई गई
और योग से जो एक हार्मोन का विकास होता है, बीटा एंडोर्फिन हार्मोन का विकास होता है, जिससे शरीर का दर्द व तनाव कम होता है। और वर्तमान में बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी हाल ही सेना और पुलिस में भी योग के अध्ययन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। और AHWC आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी प्रत्येक जो है गांवों में और पंचायत समिति में खोले जा रहे हैं। तो वहां इसकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इससे योग के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो वहां जो 1 घंटे का काम दिया जाता है, लेकिन वहां पुरुषों को जो महीने में 32 घंटे का जो काम दिया जाता है, वर्ग दिया जाता है, उसके बदले में उनको 8,000 रुपए पारिश्रमिक उनको मानदेय दिया जाता है। वहीं साथ साथ में महिला जो है योग कार्यकर्ता को भी वहां नियुक्त किया गया है। तो उनको भी जो है 20 घंटे का प्रोविजन किया गया है। तो उनको 5,000 जो है पर मंथ प्रोवाइड जो आर्थिक सहायता वो दिया जाता है। और जो 2021 में माननीय मोदी जी ने डॉक्टर्स डे पे एक घोषणा की थी कि योग के अध्ययन पर जो है बहुत तेजी से काम करना है और मिशन मोड पर ये कार्य करना है, जो पूरे जो भारत में ये तेजी से फैले और जिसको जन जन तक हमें पहुंचाना है। तो माननीय मोदी जी इस पर विशेष फोकस कर रहे हैं। और 125 वर्ष के जो योग गुरु स्वामी शिवानंद जी थे, उनको पद्म श्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वर्तमान में योग पर जो योग ओलंपियाड में जो खेलों में भी शामिल किया जा रहा है। और योग स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रतीक होने के साथ साथ सामाजिक संबंधों में मजबूती, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तथा प्रकृति के प्रति प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश हमें दे रहा है। इसलिए पाश्चात्य देशों के साथ साथ इस्लामिक देशों में भी अपनाया जा रहा है। अतः योग की प्रासंगिकता सार्वकालिक और सार्वभौमिक रही है। इसलिए योग हमें आजीवन अपनाना चाहिए। यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में ये तैयार की गई है। और इस नीति ने ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की जो खोज को भारतीय विचार और परंपरा तथा दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य ये माना जाने लगा है। जैसे तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत और पतंजलि जैसे अनेक विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल एवं योग इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग के ऊपर काफी फोकस किया गया है, जिसके भाग 1 के अध्याय 4 में बिंदु 4.27 में बताया गया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग, ललित कला, खेल इत्यादि सभी को शामिल करने की बात की गई है। इसी का जो अध्याय 4 के 4.44 में योग क्लब की स्थापना करने की बात की है, यानी योग क्लब की भी स्थापना की जाएगी, ये 4.4 में बताया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 3 के अध्याय 20 में उसके बिंदु 20.5 में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की बात कही गई है, यानी योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा पर भी फोकस किया जाएगा। और इसी के भाग 3 के अध्याय 22 में बिंदु 22.15 जिसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ योग को जोड़ने की भी बात कही गई है। यदि हम बात करें NCF 2005 उसमें भी योग को स्वास्थ्य
एवं शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य अंग जो है माना गया है। अतः NEP 2020 के तहत योग स्कूली शिक्षा और उच्चतम शिक्षा के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाएगा, अभिन्न अंग होगा। छात्रों को विद्यालयों में सभी स्तरों पर बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार ये प्रोवाइड करवाने का प्रोविजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को शारीरिक जो गतिविधियां हैं, उनकी व्यावसायिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें वो भाग ले सकेंगे। और कई वर्तमान जो सरकारें हैं, विशेषकर भाजपा शासित सरकारें हैं, इसको अनिवार्य विषय, कई जो स्टेट है वहाँ योग को अनिवार्य विषय भी घोषित कर दिया है कि इनको अनिवार्य विषय मानते हुए वहाँ पद भी स्वीकृत कर दिए हैं। इसलिए योग को काफी तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है और प्रत्येक 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी नवीन कोई न कोई घोषणा करते रहते हैं, जिससे भावी जो है हमारा इससे जीवन सुगम हो पाएगा और हमारे ग्रामीण शहरी कल्चर के जो लोग हैं वो रोगों से दूर हो पाएंगे और योग को घर घर अपनाएंगे, जिससे लोग वापस हमारी जो ग्रास रूट लेवल बैक टू रूट की तरफ दौड़ेंगे और हमारा जो औषधियां हैं उनका जो विशेषकर कोरोना काल में हमने सबने देखा है कि हम सब लोग काढ़ा पीना सब सीखे थे और वही हमने अपनाया था। उसके ऊपर मैंने स्वरचित कविता भी निर्माण की है। अध्यक्ष महोदय से हम अनुमति चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे तो हम उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो निष्कर्ष रूप से हम यदि बात करें कि योग की जो वर्तमान जो प्रासंगिकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, तो इसका जो विजन है वो भारतीय मूल्यों को एक विकसित शिक्षा प्रणाली का रहा है, जो सभी को एक उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह योगदान कर पाएगी। अतः योग हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाकर अपनी तप व साधनाएं की तथा अपने जीवन को संयमित एवं योग में बनाकर वांछित सिद्धियां प्राप्त की। हमें भी जीवन में योग से संयोग मिलाकर हर क्षेत्र में योगी से कर्मयोगी बनकर अपनी छाप छोड़नी चाहिए और स्वास्थ्य को दीर्घ आयु बनाना चाहिए। तो विषय विशालय अल्पस्य कालय अहम च बालय, इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि योग पर जो 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, उसमें पिछली बार के योग दिवस पर 75 जगह पर 75 जो है हमारे राजनीतिक हस्तियों ने योग एक साथ किया था। तो योग को हमारी वर्तमान सरकार बहुत ही जो है ईमानदारी से बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन कर रही है और पाठ्यक्रमों में भी ये नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में भी ये अपनाया जाएगा। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक इस योग को अपनाया जाएगा और पाठ्यक्रम में सबको ये पढ़ाया जाएगा और इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ये सभी सरकारें करती भी हैं। 21 जून को सभी स्कूलों में ये पूरा ईमानदारी पूर्वक आयोजित करवाया जाता है और यहाँ पर हम सब लोग जहां भी जुड़े हैं, विशेषकर शिक्षित वर्ग, वो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में जो AHWC भारत सरकार ने खोले हैं, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहां जो लोग किसी सरकारी संस्था से नहीं भी जुड़े हैं तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको वहां बुलाया जाता है, इनवाइटेशन दिया जाता है, इनवाइट करके उनको वहां शामिल करवाया जाता है और जो
ये ESWC जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ योग जो है करवाते हैं उनको, और साल में एक दिन 21 जून को सभी गांव के सभी लोग वहाँ योग से परिचित होते हैं और जीवन में योग को अपनाने का संकल्प लेते हैं। और उनमें जो कई लोग, ज्यादा नहीं तो 10% या 5% लोग अपना कर उसका आउटपुट देते हैं और रिजल्ट बताते हैं, क्योंकि वो पूरा जो HWC वाले जो सेंटर पर जाते हैं तो उनसे टच में आते हैं और वो प्रत्येक बीमारी का वो समाधान भी चाहते हैं कि किस बीमारी में कौन सा योग करें, पेट के लिए क्या है, कमर दर्द के लिए क्या है। तो वो जो HWC सेंटर वाले जो वहाँ कार्यकर्ता होते हैं वो उनका वहाँ ध्यान भी रखते हैं और बाकायदे घर घर जाकर उनकी थेरेपी भी करते हैं। और कई लोग तो बिल्कुल उन्होंने दवा लेना छोड़ दिया है और हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया है, और वो पूरा सीधा उनके पास आते हैं, क्योंकि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई दवा तो दी नहीं जाती है, वो केवल एक्सरसाइज, प्राणायाम इत्यादि कार्य करवा के और उनका जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, जिससे और भी ज्यादा वो माउथ कन्वेंस करते हैं, जिससे और भी लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग जो वहाँ निःशुल्क जो थेरेपी दी जाती है उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, सम्मोहित होते हैं, और जिससे प्रभावित होकर लोग योग की तरफ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप हम सब 2014 के बाद क्योंकि 15 के लगभग से तो मनाया जा रहा था, उसके बाद माननीय मोदी जी जब से आए हैं, जब से इसका तेजी से जो प्रचलन में आया था, बाबा रामदेव जी ने इसमें बहुत काम किया है, उनका बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में। तो जभी से आप हम सब लोग किताबों में पढ़ते थे, प्रैक्टिकल वे में, यानी फील्ड में इस चीज को हम 2014 के बाद ही हम इसको जानने लगे हैं और जीवन में अपनाने लगे हैं। और प्रत्येक इंस्टीट्यूट में तो अनिवार्य भी कर दिया है कि योग का करने योग दिवस मनाया जाएगा, वहाँ सभी का फोटो सेशन होगा और उनको फोटो भी अपलोड करवाने का भी प्रोविजन कई सरकारें करती हैं। और बिल्कुल उसका जो है कई पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में योग फिट रहने के लिए उसको मैंडेटरी कर दिया है कि आप प्रत्येक जो है कर्मचारी योग को जीवन में अपनाएगा और अपने भावी जीवन को सुरक्षित रखेगा। इस तरह हमारा शहरी और ग्रामीण परिवेश योग के प्रभाव से अछूता नहीं है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी NEP 2020 ने इसको ध्यान में रखते हुए इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें नियमित व्यायाम, नियमित अभ्यास और योग के आसन, प्राणायाम, उनका पूरा एक जो है उनका पीरियड का भी प्रोविजन किया है कि ये योग पीरियड होगा, उसका योग का जो क्लास आयोजित होगी उसमें योग टीचर का भी कई, जैसे राज्य सरकार में बोला हूँ, राज्य सरकारें कई अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, पोस्ट भी सैंक्शन कर दी है। तो इससे धीरे धीरे लग रहा है कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, और मैं समझता हूँ राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार तो ले ही रही है। और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहाँ परमानेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम में इनकी नियुक्तियां हो रही हैं। और आप देखें IIT जैसे इंस्टीट्यूटों में, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां भी योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट रेगुलर तो नहीं लेकिन पार्ट टाइम में अभी आउट हो रही हैं, और जिसमें प्रोफेसर से लेकर लेक्चर तक की जो अपॉइंटमेंट परमानेंट पोस्टेड भी आ रही हैं। तो इससे और UGC ने तो काफी दिनों से योग के ऊपर जो है नेट भी चालू कर दी है, योगा नेट, और इसका अलग से सब कुछ सिलेबस सब कुछ तैयार हो चुका है। तो योग भी एज ए विषय के रूप में उच्च स्तर के साथ प्रारंभिक स्तर पर भी जो है योग शिक्षा दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो सेशन है उससे आप जो काफी जो लाभान्वित होंगे, मैं आशा करता हूं। और योग शिक्षा पर योग और कोरोना का बहुत तारतम्य रहा है। यदि अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो मेरी स्वरचित जो कविता है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुना दें सर, सुनाएं। हाँ, धन्यवाद सर। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। कविता प्रस्तुत करने से पहले सभी आयोजकों
एवं योग प्रेमियों एवं प्रतिभागियों को मेरे हार्दिक नमस्ते, हार्दिक नमस्ते। गली मोहल्ला और मैदानों में हमने योग सिखाया, देश तो क्या विदेशों में भी डंका बजाया, विदेशों में भी डंका बजाया। सब देशों ने भारत के योग का गुणगान गाया। 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग प्रस्ताव पारित करवाया। कोरोना काल की बात है कि कोई मुसीबतों से बिखर गया, कोई निखर गया, कोई चल पड़ा, कोई बस पड़ा, बस जीवन जीना सीख गए। यूं ही हम राह पर निकल पड़े, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ऐसा जीवन सीख गए। गरम जल और काढ़ा पीना हम सीख गए, करो योग, रहो निरोग, ऐसा जीना सीख गए। अपनों ने अपनों से फासला बनाया, शमशानों में अकेला ही रोया, ऐसा जीवन सीख गए। वैक्सीनेशन की प्रथम डोज से बूस्टर डोज लगवाना सीख गए। फास्ट फूड और ठंडी चीजें खाना सब भूल गए। वर्क फ्रॉम होम, हमने ये शैली अपनाई। वर्क फ्रॉम होम की नई शैली अपनाना सीख गए। ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो ऑनलाइन सीख गए। गूगल क्लासरूम और मीट चलाना सीख गए। जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना हम सीख गए। नित्य योग कर्म से योग है कर्मसु कौशलम सीख गए। हम देते हैं 2020 तुम्हें बहुत बधाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में है कि हम देते हैं 2020 तुम्हें बहुत बधाई। तुमने स्वास्थ्य, शिक्षा और योग की नई विधा बताई। परमात्मा, प्रकृति, परोपकार, इन सब में रखो विश्वास। तब हम होंगे हर कठिन परीक्षा में पास। बनाए रखें आस, न तोड़ें ईश्वर से विश्वास। हम होंगे हर पल पास। योग से संयोग बनाएं, कोरोना को दूर भगाएं। दूर भाग चुका है। जीवन को स्वस्थ बनाएं, अग्नि फैले ऐसे फैलाएं। जीवन रूपी बगिया में नित्य योग से महक फैलाएं। योग हमारा है अभिमान, योग हमारी है पहचान। योग देता है हमें प्राण, योग बिना हम है निष्प्राण। कोरोना से लड़कर हमने खूब किया विरोध। नित्य योग अपनाकर किया चित्त वृत्ति निरोध। कोरोना के लिए देंगे हर पल टेस्ट, एंटीबॉडी, एंटीजन, आरटीपीसीआर टेस्ट। जीवन में हर पल रहेंगे एक्टिव और परफेक्ट। कर्तव्य पथ पर चलकर ने लेंगे लंबा रेस्ट। ऑल द बेस्ट। अहम बिरबामी। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर। जी सर। चलिए आज का हम लोग देखे कि अद्भुत व्याख्यान था आपका, और हम लोग सही बात, योग रहेगा तो निरोग रहेंगे, तभी आगे हम अध्ययन कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें योग करना है। चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम इसी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।